8. सुलोचना को हमलावरों ने ढेर कर दिया था। अब मैथ्यू भी गोली लगने के बाद जोर से कर्रा रहा था। उसके सीने से खून की धारा वहां पड़ी घास का रंग हरे से लाल कर रही थी। जिस मैथ्यू को 2 साल तक एमिली ने ठीक से 2 शब्द भी नहीं कहे थे, उसने आज अपनी बीवी के लिए सीधे गोली खाई थी। डॉक्टर कुलकर्णी भी हमलावरों की पिटाई से गार्डन में बेहोश थे। किसी फिल्मी अंदाज में एमिली के चाचा ने वो तिजोरी एमिली के करीब से उठाई और उसे बंदूक दिखाते हुए वहां से निकल गए। लेकिन इस खेल में एक बात एमिली को बेहद अजीब लग रही थी कि उसके भाई ने अपनी बहन को पहचाना क्यों नहीं था। आज पहली बार इतने सालों में उसका भाई, जिसे एमिली और सब मरा हुआ मानते आए थे, वो जिंदा सही सलामत खड़ा था। उसकी आंखें पहले से ज्यादा तीखी थीं। उसने गोलियां चलाते हुए एमिली पर ध्यान तक नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रोबोट हो जो उसके चाचा के इशारे पर बस चौहान के घर में नाच रहा था और जो सामने आए उसे गोली मार रहा था। इस केस में एमिली के लिए यह अब तक का सबसे भयानक मोड़ था, जहां उसके सारे करीबी या साथ देने वाले मौत के मुंह में खड़े थे। तभी एसीपी समर्थ मौका वारदात पर एम्बुलेंस के साथ पहुंचे। कांस्टेबल और हॉस्पिटल के लोग सुलोचना की लाश की जांच कर रहे थे और एसीपी समर्थ ने एमिली के पास जाकर उसे एक और चौंकाने वाली खबर दी। What is this behavior, ऑफिसर एमिली? आप जब इस तरह चौहान के घर रेड कर रही थी, तब आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी साथ लानी चाहिए थी। ये सारी कैजुअलिटीज की जिम्मेदार अब आप हैं। लेकिन फिलहाल हमें उन कमीनों को पकड़ना है, उसके बाद आपसे बात करेंगे। एंड सुलोचना को हमने चेक किया, वो मर गई है। और क्या है सर, जो आप बता नहीं पा रहे हैं? सारा वो कोमा में चली गई है। What? और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं सर। आपकी करतूत की वजह से वो आज इस हालत में है। आपका मेल ईगो इज अ बिग प्रॉब्लम एंड आई विल रिमेंबर योर मेल ईगो। आई डोंट थिंक कि ये सही वक्त है मुझे डांटने का, पर अभी तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तुम्हें भी गोली छूकर निकल गई है। लेकिन उसके बाद मुझे सारा को देखना है। मैं आपको भी बाद में बेनकाब करूंगी कि कैसे एक जाहिल मर्द अपने गुस्से के लिए एक औरत को तकलीफ देता है। और मुझे डॉक्टर कुलकर्णी और नयन से भी बात करनी है हॉस्पिटल में। एसीपी समर्थ ने एमिली को अपनी कार से हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उसके बाद हॉस्पिटल में होश आने के बाद डॉक्टर कुलकर्णी और नयन ने एमिली को एक और गहरा राज बताकर सख्ते में डाल दिया। जैसे ही डॉक्टर कुलकर्णी बेड से कराते हुए उठे, एमिली ने उन्हें संभालने की कोशिश की। तब डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा, वो तो ठीक है ऑफिसर जी, बट मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनते ही कराते हुए इंस्पेक्टर नयन ने कहा, हाँ, मुझे भी बताना है। इंस्पेक्टर साहब, आपको जो बताना है वो मेरे बताने में आ जाएगा। चिल। दोनों पहले अपनी हालत संभालो, फिर बताना। नहीं एमिली, अगर हम अभी संभलने बैठे तो बहुत देर हो जाएगी। वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। कौन हमारे हाथ से निकल जाएगा? आप दोनों को जो बोलना है क्लियर क्लियर बोलो। तुम्हारा भाई। What? तुम लोगों ने क्या देखा ऐसा मेरे भाई में? हम लोगों ने भी क्या मतलब? आपने भी कुछ अजीब देखा क्या? हाँ, बहुत अजीब था वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था। सेम मैंने भी यही ऑब्जर्व किया। वो मुझे भी नहीं पहचान रहा था। मैंने बंगलों के अंदर उसे खुद की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। पर मैंने जो देखा है और मुझे जो मिला है वो इस कहानी को पूरा 360 डिग्री एंगल मोड़ देने वाला है। क्या मिला है आपको? ये देखो, वो स्केच आर्टिस्ट के साथ गायब हुआ था वो। ये है। लेकिन ये आपके हाथ कहाँ से लगा? और आपने उस आर्टिस्ट को कब ढूंढा? मैंने नहीं ढूंढा ये स्केच। मुझे हमले के वक्त तुम्हारा भाई उर्फ वंश गौर। एक मिनट, ये वंश गौर तो आपके जूनियर का नाम था, और आप इसके भाई राघव ठाकुर को वंश गौर क्यों बोल रहे हो? हाँ, ये मेरे भाई के बीच में आपका जूनियर कहाँ से आया? वो बीच में नहीं आया कभी, वो हमेशा से था। बीच से तो हटाया गया था आपके भाई को। सॉरी एमिली जी, लेकिन आपका भाई जो है वो आपका भाई नहीं है, वो वंश गौर ही है, मेरा स्टूडेंट। तो आप क्या कहना चाहते हैं?
मेरे भाई की शक्ल, उसकी जैसी हाइट, उसके जैसा रंग रूप वाला इंसान मेरा भाई ना होके वो वंश है। हाँ, उसका चेहरा बदलकर आपके भाई के जैसा किया गया है, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी आवाज नहीं बदली गई। और मैंने उसकी आवाज सुनी है। उसने तुम दोनों को नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पहचान लिया। और मैंने उसके चेहरे और नेक पर प्लास्टिक सर्जरी के निशान देखे हैं। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो आपका भाई नहीं, मेरा स्टूडेंट वंश गौर है। और उसने ही लाशों पर टैटू बनाए थे, क्योंकि जो स्केच मैंने उसकी जेब से गिरता हुआ देखा, उसमें भी आपके भाई का ही चेहरा बना हुआ था। ये देखिए। भैंचोद, तभी वो सिर्फ गोलियां चलाने में फोकस कर रहा था। उसे हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन तुम्हारे चाचा श्रीवर्धन को एमएलए सौरभ चौहान को मारने की क्या जरूरत पड़ गई? वो खुद चाचा बताएगा अब, क्योंकि उनको आना पड़ेगा। लेकिन वो तो तिजोरी लेकर भाग गया। वो सिर्फ तिजोरी लेकर भागा है नयन। उसके अंदर का हीरा और वो गोल्डन नोट दोनों मेरे पास है। उसे तो आना ही पड़ेगा। इस रेगिस्तान की धरती से अभी कई राज निकलने बाकी हैं। व्हाट? कैसे राज? मतलब तुमने हीरा और वो गोल्डन नोट कब निकाले? रास्ते में ही। मुझे पता था कि वहां कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन इस तरह आएगा इसका अंदाजा नहीं था। मैडम, वो बताना था कि वो मैथ्यू सर। इतना सुनते ही एमिली दौड़ते हुए नर्स के पास आई और घबराते और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ मैथ्यू को? आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैम, वो सर की सर्जरी के पहले से ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनको गोली गहरी लगी थी। तुम्हारे डॉक्टर्स क्या कर रहे थे? एमिली थॉमस को रोता हुआ नयन देख नहीं पा रहा था। वो तुरंत एमिली के पास आया और उसे पकड़ते हुए कहा, आई नो एमिली, मैं अभी कुछ भी कहूं वो तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए काफी नहीं होगा, पर तुम्हें संभालना होगा खुद को। अब हमें हिसाब बराबर करना होगा उन सबसे जिन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है और अब भी आजाद घूम रहे हैं। हेलो, लिसन, मैं इंस्पेक्टर नयन बोल रहा हूँ। कुछ घंटे पहले सौरभ चौहान के घर पर जो हमला करके भागे हैं, उनकी क्या अपडेट है? सर, हमने अभी 2 गाड़ियों को जंगल की तरफ भागते हुए देखा। हम उनका पीछा कर रहे हैं। उनसे कहो कि उन गाड़ियों को हर हाल में पकड़े। कुछ भी करे पकड़ने के लिए, बस उन दरिंदों की सांसें चलती रहनी चाहिए। लेकिन अभी हमें मैथ्यू के पास होना चाहिए एमिली। नहीं, अब मैं मैथ्यू को अपना चेहरा तभी दिखाऊंगी जब उस कमीने वंश की जान अपने हाथों से लूंगी। ओके, ठीक है। हेलो, लिसन, मेक श्योर कि वो हमारे हाथ से जाने ना पाए। बस उन्हें जिंदा पकड़ना है। हम पूरी टीम के साथ वहां रहे। ओके सर, हम आपको अपडेट देते हैं। मैं भी चलूंगा आपके साथ में। मेरी वहां जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। पर डॉक्टर अब इंजर्ड हैं और ऐसी सिचुएशन आपको और इंजर्ड कर सकती है। चलने दो उन्हें। गुरु को चेले से मिलना तो पड़ेगा ना, तभी तो सारा सच बाहर आएगा। अब ओके, ठीक है, मैं गाड़ियां तैयार करने को बोलता हूँ। नयन, एमिली और डॉक्टर कुलकर्णी के साथ में एक और शख्स भी आ चुका था। वो थे एसीपी समर्थ, जिन्होंने एमिली के साथ जाने का फैसला किया। गाड़ी जंगल की तरफ जा रही थी और एमिली अपने अतीत से बड़ा पर्दा उठाने जा रही थी। उसे उसके चाचा से बहुत सवाल करने थे। तभी नयन के वायरलेस पर एक संदेश आता है। सर, वो लोग पकड़े गए हैं। उनके साथ एक और इंसान को गिरफ्तार किया है हमने। मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। लोकेशन आ गई है। एसीपी सर, वो उन्होंने किसी और को भी पकड़ लिया है। हाँ, सुना मैंने। देखते हैं ये नया चेहरा कौन है। डॉक्टर कुलकर्णी, आपको क्या लग रहा है? एसीपी समर्थ, मुझे लगता है कि शायद वो तीसरा आदमी ही भैया जी है, या वो है जो आपके चाचा को कमांड देता है मर्डर करने का। क्यों एमिली जी? वो जो भी है, एमिली थॉमस के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब तक ये सारे मर्डर का हिसाब लूंगी मैं। पुलिस की गाड़ी अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक इंस्पेक्टर नयन ने जोर से कहा, वेट 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 वेट, शायद यही लोकेशन है। करीब ही दिख रहा है। हाँ, वो सामने हल्के अंधेरे में पुलिस की गाड़ियां दिख रही है। वहीं रुकिए। ओपन द टॉर्च गाइस, उनको सामने लाओ। रुको श्रीवर्धन ठाकुर, अब हो चुका तुम्हारा खेल। चुपचाप मेरे सामने खड़े हो जाओ अपने नकली भतीजे के साथ। अद्भुत, क्या बात है चाचा जी,
पहले गायब हुए और फिर शहर भर में तहलका मचा दिया। तुमको तो कुत्ता कहने का मन भी नहीं है, क्योंकि वो वफादार होता है। तुमने तो अपने परिवार को धोखा दिया। और साले, मेरे भाई के साथ क्या किया था तुमने? क्या बात है मेरी भतीजी, आखिर आ ही गई मेरे पास। वैसे अब कोई फायदा नहीं है। मैंने इतने सालों तक जिस हीरे का इंतजार किया वो मेरा है और तुम उसे नहीं पा सकती। क्या है ना चाचा जी, आपकी भतीजी आपसे तेज है। लगता है आपने तिजोरी अब तक खोल के नहीं देखी। खैर, मुझे ये बताओ कि तुमने इस वंश को मेरे भाई का चेहरा क्यों दिया? क्योंकि हमने सोचा कि मेरे मरहूम भतीजे के चेहरे को दिखाकर खुद को बचाया जाए। तुमसे बचने के लिए ही तो मैंने इसका चेहरा बदला, लेकिन उसकी जरूरत पड़ी ही नहीं। उसके टैलेंट से ही तो मैंने तुझे तिजोरी तक पहुंचाया और तूने मुझे। लगता है लालच में चाचा ऐसे अंधे हुए हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा इनको। इंस्पेक्टर नयन, अरेस्ट करो श्रीवर्धन ठाकुर और इस बहरूपिये को। 1 मिनट वेट। ऑफिसर, आपने कहा था कि एक और शख्स है इनकी गैंग में, वो कहाँ है? सर, उनको हमने हमारी गाड़ी में बिठाया हुआ है। उनको? कौन है भाई वो? डॉक्टर कुलकर्णी के चौंकने के बाद कांस्टेबल ने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर से एक शख्स को बाहर लाया। जैसे ही उस शख्स ने बाहर कदम रखे, वहां खड़े हर इंसान के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, पुलिस कस्टडी में रखे गए मरे हुए एमएलए सौरभ चौहान के पिता जोगिंदर चौहान थे। सबको यही लग रहा था कि जोगिंदर पुलिस कस्टडी में है तो फिर वो यहां कैसे? उसके सामने आते ही एमिली का चाचा एक बार फिर जोर से हंसा। अब पूरे सच से पर्दा उठेगा। क्या है ना बेटा, जब तुम वापस आई तो हमने सोचा चलो ये खेल हमारे तरीके से खेलते हैं, और ये हमारे जोगिंदर साहब, यही तो है मेरे पार्टनर। अब तुमने हमें पकड़ ही लिया है तो रियल लाइफ विलन्स को अच्छे से देख लो। इस खेल का असली विलन बस जोगिंदर नहीं है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरी भतीजी। अपने चाचा की बेशर्मी को देखकर एमिली जैसे जमीन में धंस रही थी, लेकिन अब उसे पूरा सच जानना था। मैथ्यू का बदला लेने की आग अब थोड़ी ठंडी पड़ी ही थी और जोगिंदर का नया एंगल एमिली को नए रहस्य बताने वाला था। एमिली ने सबको अरेस्ट करके पुलिस सेल पहुंचाने का हुक्म देते हुए गुस्से में कहा, सिपाहियों, इन भैंचों को तुरंत गिरफ्तार करो और हवालात की हवा खिलाने ले चलो, वही इनकी मस्ती निकालती हूँ। कुछ ही देर में तीनों अपराधी सेल में एमिली और बाकी लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार थे। बाहर नयन, एसीपी और डॉक्टर कुलकर्णी सब शीशे की दीवार से अंदर देख रहे थे। एमिली ने कानों में ई पोड लगाए हुए अपने चाचा से सवाल करने से पहले जोगिंदर से सवाल पूछा। तो जोगिंदर साहब, आप बताएंगे कि आप अपने बेटे के हथियारों के साथ क्या कर रहे थे? अगर आप नहीं बोलते हैं तो भी हम सच तो निकाल लेंगे, और ऐसी जगह से निकालेंगे कि आपकी फट जाएगी। जब एमिली अंदर सेल में पूछताछ कर रही थी, तब एसीपी समर्थ एमिली के साथ एयरपोर्ट के थ्रू बाहर से कनेक्टेड था और उससे बोला, आई थिंक इस बहरूपिये वंश से पूछो, ये जल्दी मुंह खोलेगा। ओके सर। तो बेटा वंश, मैं तेरा वंश बढ़े उससे पहले तुझे मिटा दूं, मुझे सच बता दे। ठीक है, मैं एमएलए के मर्डर में तुझे मेन कल्प्रिट बना देती हूँ। सबसे ज्यादा सजा तेरे हिस्से में आएगी, क्योंकि तूने 3 खून किए हैं। 3 नहीं 2। एक औरत को मरवाने का नाटक तो आपने किया था। वैसे मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ, पर मुझे कम सजा चाहिए। इमली, ये फिसल रहा है, इसको बोलो। हाँ ठीक है, तो बता क्या क्या पता है तुझे, मैं देखती हूँ फिर तेरा आगे क्या हो सकता है। ये सुनते ही वंश की आंखों में चमक आई और उसने फ्लैशबैक में जाते हुए एक कहानी सुनाई। मुझे कुछ सालों पहले पैसे की बहुत जरूरत थी। तब मुझे श्रीवर्धन यानी आपका चाचा मिला। उसने मुझसे कहा, हम हमारे मिशन में सफल हो गए तो। कैसा मिशन? उस तिजोरी में पड़ा शहर का पुश्तैनी हीरा, वो 500 का गोल्डन नोट, उसे हासिल करने का। उसके लिए मुझसे इसने खून करवाया। फिर एक दिन इसने मुझे एमएलए सौरभ चौहान के यहाँ उसके पिता जोगिंदर को मारने भेजा, क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो हीरा जोगिंदर चौहान के पास है।
फिर तुमने जोगिंदर को मारा क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं वहां पहुंचा तो जोगिंदर ने मुझसे उसे न मारने के बदले में हीरे का शेयर देने का वादा किया। उसने मुझसे कहा, देखो, मैं खुद उस हीरे को रखकर थक गया हूँ। अब उस पर मेरे बेटे ने हक जमा लिया है। वो हीरा मैंने उसे बेचने को कहा तो उसने मना कर दिया। अगर ये हीरा मैं तुम्हें दूं तो इसे विदेश में बेचकर हम दोनों अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए मुझे करना क्या है? मार दो उसे, जैसे मुझे मारने आए हो मेरे बेटे को मार दो। उसने ही छुपा कर रखा है। उसके अंदर देशभक्ति का भूत चढ़ा हुआ है। वो इसे विदेश में बेचने को तैयार नहीं है। What? एमिली सौरभ चौहान का खून खुद उसके बाप ने करवाया है? तो फिर उसकी लाश में टैटू बनाने की वजह वो क्यों बनाया? तुमसे तिजोरी ढूंढी नहीं जा रही थी? उस रात जब मैंने सौरभ चौहान का खून किया तो वहां तिजोरी नहीं मिली। तब मुझसे कहा गया कि मुझे कोड उसके बॉडी पर बनाना है और इसलिए मैंने ऐसा किया। और क्या जानते हो, श्रीवर्धन ने तुमसे कितने खून करवाए हैं? इतने ही खून करवाए हैं जितने एमएलए के बाद हुए। लेकिन क्या? एसीपी का खून मैंने अकेले नहीं किया था। सुलोचना भी थी वहां। हीरा पाकर शहर के सबसे अमीर लड़की बनने के लिए वो भी खूंखार हो गई थी। पुलिस पर नजर रखने के लिए वो अनाथ बनकर नयन के साथ रहने गई थी ताकि उसे सब पता चलता रहे और असली भैया जी को भी इन बाप बेटी ने मिलकर मारा था। वो ये हीरा हासिल करके ठाकुरों के फायदे के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन क्या तुमने वो खून होते हुए देखा है? और तुम्हें कैसे पता चला कि तिजोरी एसीपी के पास पहुंच गई है? हाँ, दोनों ने भैया जी को हमारे शहर में बनी एक नहर में डुबोकर मारा था और लाश उसमें बहा दी थी। और रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब, तो एसीपी एमएलए सौरभ चौहान का दोस्त था जिगरी, इसलिए सौरभ ने उसे तिजोरी छिपाने के लिए दी थी। बाद में एसीपी हमारे साथ मिला था। हमने नयन को फंसाने का प्लान बनाया था और तुम्हें एक नकली लिस्ट भी दी थी। लेकिन बाद में वो हमें तिजोरी देने से मुकर गया और जब हमने उसका खून किया तो तिजोरी हमें उसके पास भी नहीं मिली। तो दुनिया के दूसरे सबसे महंगे हीरे के लिए तुमने तुम्हारे अकाउंट से मिलकर इतने मर्डर किए? सब अकेले में मेरा किया धरा नहीं है। ये खेल भैया जी ने शुरू किया था और उसके बाद उसे मारकर तुम्हारे चाचा ने टेक ओवर किया। भैया जी सिर्फ तिजोरी चाहता था या कुछ और भी करता था? चौहानों और ठाकुरों में इस शहर के काले धंधे बटे हुए हैं। छोटी बच्चियों की तस्करी से लेकर नकली दवाइयों तक इस शहर के बहुत से लोग उसमें शामिल हैं और इसी के साथ हीरे पर कब्जा करने की जंग चलती थी। इन लोगों के साथ रहकर ये पता चला था कि भैया जी का नेटवर्क बहुत बड़ा है और श्रीवर्धन उस नेटवर्क को अपने कंट्रोल में चलाता है। लेकिन अभी भी कोई है जो उसके इस रास्ते में आ रहा है। कौन आ रहा है? पता नहीं, जो भी है बहुत कुछ जानता है हम सबके बारे में। इसलिए तो हम आज तिजोरी लेकर ये शहर छोड़कर भाग रहे थे। निहायती बेवकूफ हो तुम लोग। तभी मैं कहूँ कि इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग करने वाले ऐसे कैसे तिजोरी लूटने आ गए? क्योंकि तुम्हारा असली भेड़िया तो खुद तुम्हारे पीछे पड़ा है और इससे भागने की जल्दी में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। वो सब मैं नहीं जानता। मुझे ये बताओ कि मैंने ये सब बता दिया है, अब मुझे फांसी तो नहीं होगी ना? इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने एमएलए का केस सॉल्व कर लिया है ऑफिसर। कम देखते हैं। वैसे भी तुझे जिंदा रखना है मुझे। फिक्र मत कर, तुझे जल्दी पता चलेगा कि कोर्ट तुझे इस काम का क्या इनाम देगा। बधाई हो एमिली जी। अब तो मैथ्यू की आत्मा भी खुश होगी। उसके हत्यारे गिरफ्त में जो है। जी डॉक्टर, सही कह रहे हैं आप। हत्यारा हमारे सामने था, हम उसे बेचारा समझ रहे थे। वैसे अब मुझे मैथ्यू के पास जाना है। यस एमिली, मुझे भी हॉस्पिटल से कॉल आया है। सुबह होने वाली है, हम मैथ्यू को साइड ग्रेवयार्ड में देख सकते हैं। चलो फिर। मैथ्यू को हमेशा के लिए विदा करने के बाद एमिली शहर वापस आकर कोर्ट की कार्रवाई पर ध्यान देती है। कोर्ट ने वंश के बयान और कुछ सबूतों के आधार पर जोगिंदर, श्रीवर्धन और वंश के ऊपर ट्रायल शुरू कर दिया था। तीनों जेल में थे। दूसरी तरफ डॉक्टर कुलकर्णी को वंश का सच छुपाए रखने का अफसोस था। वो अब लैब से दूर कहीं घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। सारा को होश आ गया था और समर्थ ने अपनी गलती मानते हुए उससे माफी मांग ली। सब अच्छा था, पर एमिली और नयन शहर में अकेले थे। तभी नयन के दादा एक दिन आते हैं और दोनों को शादी करने के लिए कहते हैं। ये सुनकर एमिली बोलती है, मैं अब और एक रिश्ता नहीं चाहती।
तब बनवीर दास के फिर से समझाने पर एमिली और नयन दोनों शादी के लिए मानते हैं और उनकी शादी का दिन आ जाता है। अरसे बाद सबकी जिंदगी में एक खुशी और सुकून देने वाला दिन था। डॉक्टर कुलकर्णी से लेकर सारा तक सब इस शादी में आए थे। एमिली मंडप में बैठी नयन के साथ। तभी साइड में रखे उसके फोन पर एक मैसेज आता है, शादी की बहुत बहुत बधाई एमिली। इस मैसेज के नीचे लिखा था, भैया जी। पर एमिली पूरा मैसेज पढ़ती है उसके पहले उसकी शादी के फेरे शुरू हो गए और फिर एमिली और नयन शादी के बाद अपनी सुहागरात की सेज में पहुंचते हैं, जहां दोनों का प्यार फिर से परवान चढ़ता है। लेकिन इस सुहागरात में खजूर वाला दूध दुल्हन नहीं, दूल्हा लेकर आया था और दुल्हन को दूध पिलाते हुए बोला, क्या है ना जाने मन, आई बिलीव कि बिस्तर पर मुझसे ज्यादा तुम्हें दूध की जरूरत है, तो लो पी लो। अच्छा बच्चू, और दूध मैं पी लूंगी तो तुम क्या डिस्को करोगे? भर लेंगे जाने मन आपके लिए कुछ भी। इतनी भी क्या जल्दी है किस करने की? कौन सा पहली बार है? पर सुहागरात तो पहली बार है ना। रिलैक्स, थोड़ा आराम से नयन बेबी। अब तुम दोस्त या मेरे जूनियर नहीं हो, हबी हो, तो थोड़ा मैच्योर हो जाओ। वो आशिकी क्या जो अपनी महबूबा के सामने बच्चा न बन जाए। अच्छा, और फिर बच्चों के सामने भी बच्चा बनने का प्लान है क्या? सिर्फ उनकी माँ के सामने, समझी? कोई आपको मैसेज कर रहा है जनाब? अभी हमारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे ऊपर है जाने मन, अभी कोई मैसेज नहीं। ठीक है, जैसा आप कहें जनाब। एक दूसरे के इश्क में डूबे दोनों घर पर हुई दस्तक से चौंक गए और जब एमिली के साथ नयन ने दरवाजा खोला तो सामने एक गुलदस्ता रखा हुआ था। उसमें एक लेटर था। एमिली लेटर पढ़ती है। उसमें लिखा था, शादी मुबारक हो तुम दोनों को, जल्द मुलाकात होगी, तुम दोनों का प्यारा भैया जी। नयन ने दौड़कर अपना फोन चेक किया, उसमें भी यही मैसेज लिखा था और तभी एमिली के फोन पर कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो सामने से एक पुलिस वाले ने घबराते हुए कहा, सॉरी मैम, पर बताना जरूरी था। शहर में छोटी बच्चियों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक रात में 4 बच्चियां गायब हो गई हैं। उन्हें गायब करने का तरीका बहुत खूंखार है।